क्वेश्चन है लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर वाले किसी घनाभ कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि घनाभ की आकृति का कमरा है और कमरे की लंबाई यहाँ पर मीटर में दी हुई है 10 मीटर, चौड़ाई यहाँ पर 8 मीटर दी हुई है और ऊंचाई यहाँ पर 6 मीटर दी हुई है। अब प्रश्न में ये पूछा गया है कि इस कमरे में हमें एक छड़ रखनी है और उस छड़ की अधिकतम लंबाई कितनी होगी, यानी कि कितनी बड़ी छड़ यहाँ पर हम इस कमरे में रख सकते हैं जिस कमरे की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है और ऊंचाई 6 मीटर है। अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो आपको यहाँ पर क्या निकालना होगा, आपको यहाँ पर जो घनाभ दिया हुआ है ना उसके विकर्ण की लंबाई निकालनी होगी। और आपको पता ही होगा कि विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर हम जल्दी से फॉर्मूला लिख लेते हैं। अंडर रूट में हमें क्या लिखना होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर और प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण की लंबाई कितनी आएगी, तो यहाँ पर प्रश्न में लंबाई कितनी दी हुई है 10 मीटर, तो यहाँ पर हमें 10 का स्क्वायर करना है, प्लस चौड़ाई कितनी है 8, तो यहाँ पर हमें 8 का वर्ग करना है, प्लस यहाँ पर ऊंचाई दी हुई है 6 मीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 का वर्ग। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि अंडर रूट के अंदर 10 का वर्ग कितना होगा, 100 होगा, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36 और यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में यहाँ पर आ जाएगा 200, क्योंकि 100 प्लस 64 प्लस 36 कितना होगा, 200 होगा। लेकिन आप देखिए कि आंसर तो इस तरह का नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर 200 है ना, तो 200 को हम लिख सकते हैं 100 गुणा 2। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो 100 है ना, 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है, तो 10 तो यहाँ पर बाहर आ जाएगा, लेकिन वर्गमूल के अंदर क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जो यहाँ पर मात्रक है वो मीटर में है, तो विकर्ण की लंबाई जो यहाँ पर आएगी वो भी मीटर में आएगी। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने मूल मूल्य पर 10% छूट पर कुछ वस्तुएं खरीदी, यानी कि व्यक्ति को छूट मिली और कितने की मिली है, 10% की मिली है। प्रत्येक वस्तु का जो मूल मूल्य है ना वो कितना है, 50 रुपये है। यानी कि जिस वस्तु को व्यक्ति ने खरीदना है ना उस वस्तु का मूल मूल्य कितना है, 50 रुपये है और इसी 50 रुपये पर 10% की छूट दी गई है। और फिर प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि उसने 30 रुपए की कुल बचत की है, यानी कि छूट मिली है तो छूट मिलने से उस व्यक्ति की बचत हुई है और बचत हुई है कितने रुपए की, 30 रुपए की। अब प्रश्न में तो ये पूछा है कि उसने कितनी वस्तुएं खरीदी है। तो आप ऐसा समझिए कि व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी है और उस वस्तु का मूल मूल्य क्या है, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि मूल मूल्य कितना है, यानी कि जितना मूल्य उस वस्तु पर अंकित है, आप ऐसा मान सकते हो। तो वो मूल्य तो कितना है, 50 रुपये है। लेकिन दुकानदार क्या करता है, उस वस्तु पर छूट देता है और कितने परसेंट की, 10% की छूट देता है। अगर 50 रुपये पर 10% की छूट दी जाए तो कितने रुपए की छूट दी जाएगी। तो इसके लिए तो आपको 50 का 10% निकालना होगा, तभी तो पता लगेगा कि कितने रुपए की छूट दी गई है। तो यहाँ पर आप आसानी से निकाल सकते हो और आपको पता है कि यह किसके बराबर आएगा, 5 रुपये के बराबर आएगा। तो अब आप ऐसा समझिए कि वस्तु का मूल मूल्य तो कितना है, 50 रुपये है, 10% की छूट दी जाती है, यानी कि यहाँ पर जो छूट दी जा रही है वो कितने की दी जा रही है, 5 रुपये की छूट दी जा रही है। अगर 5 रुपये की छूट दी जा रही है तो बचत कितने की हो रही है, जितने रुपए की छूट दी गई है उतने रुपए की ही तो बचत हुई है। तो यहाँ पर एक वस्तु को खरीदने में 5 रुपए की बचत हुई है और वस्तु का जो मूल्य है अब कितना हो गया है, वो 50 से 45 रुपए हो गया है। लेकिन प्रश्न में ये दिया हुआ है कि उसने 30 रुपए की कुल बचत की है, यानी कि अगर वह एक वस्तु ही खरीदता है तो एक वस्तु खरीदने पर तो उस व्यक्ति को 5 रुपए की बचत हो रही है, क्योंकि एक वस्तु का मूल्य कितना है, 50 रुपए है और 10% की छूट दी जा रही है, तो सीधा सा अर्थ है कि 5 रुपए की छूट दी जा रही है। 5 रुपए
की छूट यानी कि 5 रुपए की बचत। लेकिन कुल बचत कितनी है? 30 रुपए। कुल बचत 30 रुपए कैसे हो सकती है? जब वह व्यक्ति 6 वस्तुएं खरीदेगा ना, तभी तो बचत यहाँ पर 30 रुपए की हो पाएगी ना। जब एक वस्तु में बचत उसको 5 रुपए की हो रही है, तो 6 वस्तुएं खरीदने पर कितनी बचत होगी? 30 रुपए की बचत होगी, क्योंकि प्रत्येक वस्तु पर 5-5 रुपए की बचत होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर उस व्यक्ति ने वस्तुएं कितनी खरीदी होगी? प्रश्न में यही तो पूछा है कि बताइए उसने कितनी वस्तु खरीदी, तो यहाँ पर आएगा 6 वस्तुएं खरीदी है, क्योंकि 6 वस्तुएं खरीदने पर ही यहाँ पर कुल बचत 30 रुपए की हो पाएगी। और इससे हमें ये पता लग गया है कि कितनी वस्तुएं खरीदी है, 6 वस्तुएं खरीदी है। और यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य 10% घट जाता है, यानी कि वस्तु के मूल्य में कमी आती है, और फिर से यानी कि 10% तो घट ही जाता है और फिर से उस वस्तु के मूल्य में 20% की कमी आती है, जिससे कि वस्तु का मूल्य 1440 रुपये हो जाता है। वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि किसी वस्तु का मूल्य में कमी आती है 10% की, और जब 10% मूल्य घट जाता है तो उसके बाद फिर से कमी आती है, और कितनी कमी आती है? 20% की कमी आती है, और अंतिम मूल्य वस्तु का कितना हो जाता है? 1440 रुपये हो जाता है। और प्रश्न में पूछा ये गया है कि वास्तविक मूल्य क्या है, यानी कि जब मूल्य में कमी नहीं आई है, ना तो 10% की और ना ही फिर से 20% की, तो वह मूल्य क्या था? शुरुआत का मूल्य क्या था? प्रश्न में ऐसा पूछा गया है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य कितना है? शुरुआत में 100 यूनिट है, और इसी 100 यूनिट की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। लेकिन प्रश्न में क्या कहा गया है कि वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होती है, यानी कि पहले वस्तु का मूल्य 100 रुपये था या फिर 100 यूनिट था, आप किसी तरह से भी मान सकते हो, और इस मूल्य में अब हम 10% की कमी करेंगे। अगर हम 100 में 10% की कमी करेंगे तो यहाँ पर 10 की कमी ही होगी, और 100 में 10 की कमी यानी कि इस 100 से यहाँ पर मूल्य कितना हो जाएगा? 90 रुपये हो जाएगा, या फिर 90 यूनिट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि फिर से वस्तु के मूल्य में कमी आई है, और कितनी कमी आई है? 20% की कमी आई है, यानी कि यहाँ पर 100 में जब 10% की कमी करी तो मूल्य 90 हो गया है। तो अब जो कमी आएगी वो किस में आएगी? 90 जो यहाँ पर मूल्य है ना, इस मूल्य में हमें अब कमी करनी होगी। कितनी कमी करनी होगी? 20% की कमी करनी होगी। तो इसके लिए यहाँ पर हमें 90 का 20% निकालना चाहिए। तो 90 का 20% हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगी, और यहाँ पर 90 का 20% किसके बराबर आएगा? 18 के बराबर आएगा। तो 90 में अगर हमें 20% की कमी करनी है, तो यहाँ पर हमें 90 में 18 रुपये की या फिर 18 यूनिट की कमी करनी होगी, और यहाँ पर जो अब अंतिम रूप से मूल्य आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 72 यूनिट आ जाएगा। 90 में से अगर 18 घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि जिससे कि वस्तु का जो मूल्य है ना वो कितना हो जाता है? 1440 रुपये हो जाता है। और यहाँ पर जो हमने 100 रुपये वस्तु का मूल्य माना था शुरुआत में, और उसमें आपने देखा कि 100 रुपये वस्तु का मूल्य था, लेकिन अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य कितना हो गया है? 72 रुपये हो गया है। तो यहाँ पर जो प्रश्न में दिया हुआ है 1440, वो इसी 72 यूनिट की ही वैल्यू है। तो 72 यूनिट किसके बराबर है? 1440 के बराबर है। तो यहाँ पर 72 यूनिट 1440 के बराबर है। यहाँ पर आप समझ सकते हो कि 72 यूनिट जो वस्तु का अंतिम मूल्य है, ये किसके बराबर है? 1440 के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा? 1440 में हम 72 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा? ये 20 बार जाएगा। और प्रश्न में पूछा गया है कि वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है, तो आपको पता है कि वास्तविक मूल्य तो हमने 100 यूनिट माना था, और वस्तु के मूल्य में 2 बार कमी हुई थी, जिसके कारण वस्तु का मूल्य 72 यूनिट हो गया था। तो यहाँ पर तो प्रश्न में हमें ज्ञात करना है वास्तविक मूल्य, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। जब 1 यूनिट बराबर यहाँ पर 20 रुपये है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? इसके लिए हमें क्या करना होगा? 100 में हमें 20 का गुणा करना होगा, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 20 रुपये है। तो यहाँ पर 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000 रुपये आ जाएगी, और ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा।
क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया। गलती से छात्र ने उस संख्या का 3/4 कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक है, तो बताइए संख्या क्या है। तो यहाँ पर परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, लेकिन छात्र से गलती ये हो गई कि छात्र ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर लिया, जिसके कारण उसका उत्तर अलग आया, यानी कि उसका सही उत्तर नहीं आया। उसका जो उत्तर आया था वो सही उत्तर से 150 अधिक था, यानी कि अधिक उत्तर आया था उसका। तो प्रश्न में पूछा ये गया है कि बताइए संख्या क्या है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, आपको पता है कि संख्या का हमें 3/14 ज्ञात करना है और उसी संख्या का हमें 3/4 भी ज्ञात करना होगा। तभी तो हम ये पता लगा पाएंगे ना कि यहाँ पर उत्तर में कितना डिफरेंस होगा। प्रश्न के अनुसार तो यहाँ पर डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 150 का दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम पहले संख्या को मानते हैं। तो यहाँ पर हम संख्या को x भी मान सकते हैं, और एक तरीका ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि बट्टे में लिखा हुआ है यहाँ पर 14 और यहाँ पर लिखा हुआ है 4। अगर आप यहाँ पर 14 और 4 का लैसे लोगे ना, तो लैसे कितना आएगा, 28 आएगा। अगर यहाँ पर हम संख्या को 28 मान लेते हैं तो हम प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमने 28 ही क्यों लिया है, यानी कि संख्या को हमने 28 क्यों माना है, क्योंकि यहाँ पर बट्टे में 14 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 4। 14 और 4 का हमने लैसे लिया है और लैसे यहाँ पर 28 आया है। और अब आप यहाँ पर ये समझोगे कि लैसे क्यों लिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि संख्या का हमें 3/14 करना है ना। तो संख्या तो अब 28 है और 28 का हमें 3/14 करना है। तो यहाँ पर 28 इसलिए लिया है हमने जिससे कि यहाँ पर 14 से 28 कट जाए। तो यहाँ पर ये कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, और यहाँ पर कितना उत्तर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जैसा कि आप ऐसा समझिए कि अगर संख्या 28 होती और 28 का हम 3/14 निकालते ना, तो यहाँ पर कितना आता, 6 आता, और ये सही उत्तर होता। लेकिन विद्यार्थी से गलती हो गई। उसने क्या गलती करी है, उसने 28 का 3/14 नहीं निकाला, उसने 28 का 3/4 निकाल दिया, यानी कि संख्या का 3/4 निकाल दिया। तो उसकी जो गलती हुई है उससे उत्तर कितना आएगा, यहाँ पर 4 के पहाड़े से यहाँ पर 28 कट ही जाएगा। जब भी तो हमने यहाँ पर 28 लिया है। 28 हमने इसलिए ही लिया है क्योंकि 14 और 4 का लैसे होता है 28, और यहाँ पर हमें 28 का गुणा करना था, और अब ये आसानी से कट भी गया है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि उत्तर कितना आया है, 28 का 3/4 करने पर उत्तर यहाँ पर आएगा 21। तो अब आप ये देखिए कि उत्तर में अंतर तो आएगा ही, क्योंकि हमने जो गुणा किया है वो अलग अलग संख्या से किया है। अब आप देखिए कि सही उत्तर तो यहाँ पर 6 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उत्तर कितना आया है, 21 आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो उत्तर में डिफरेंस आया है, यानी कि जब 28 का 3/4 किया है ना, तो यहाँ पर ये जो उत्तर आया है वो सही उत्तर से 15 यूनिट अधिक है। यानी कि सही उत्तर तो यहाँ पर 6 यूनिट है, लेकिन गलत उत्तर जो आया है वो 21 यूनिट है, जो कि सही उत्तर से 15 यूनिट अधिक है। और प्रश्न के अनुसार ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 150 के बराबर होनी चाहिए। जब 15 यूनिट बराबर 150 है तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट बराबर यहाँ पर आ जाएगा 10। तो यहाँ पर हमें ये पता लग गया कि 1 यूनिट किसके बराबर है, 10 के बराबर है। लेकिन हमें 1 यूनिट का यूज़ क्या लेना है और संख्या को पता कैसे लगाना है। आपको पता है ना कि हमने संख्या क्या मानी है, 28 मानी है, और वास्तव में ये संख्या हमने क्या मानी थी, 28 यूनिट मानी थी। तभी तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि सही उत्तर तो 6 यूनिट आना था और गलत उत्तर कितना आया है, 21 यूनिट आया है। और यहाँ पर कितने यूनिट का अंतर है, 15 यूनिट का अंतर है। तो यहाँ पर जो संख्या हमने मानी है ना वो 28 यूनिट है, और अब हमें 28 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी चाहिए, क्योंकि हमें संख्या पता लगानी है। जब 1 यूनिट बराबर यहाँ पर 10 है तो 28 यूनिट अगर पता लगाना है तो 28 में हम 10 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर संख्या कितनी आ जाएगी, 280 आ जाएगी। तो यहाँ पर पूछा गया था कि संख्या क्या है, तो संख्या यहाँ पर आई है 280, और ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य का जो अंतर है वो क्या है, 50 रुपये है। यदि हानि प्रतिशत 25% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 50 रुपये है, और हानि प्रतिशत दिया हुआ है यहाँ पर 25%।
और हमें ज्ञात करना है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस लिखते हैं और यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस लिखते हैं और यहाँ पर हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात ज्ञात करते हैं। अब आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये होता और यहाँ पर वस्तु को बेचने पर 25% की हानि हो रही है और 100 रुपये की वस्तु पर अगर उसको बेचा जाए 100 रुपये की वस्तु को और 25% की हानि हो, तो 25% की हानि तभी हो सकती है जब 100 रुपये की वस्तु को 75 रुपये में बेच दिया जाए। तो इस तरह से आप इतना तो समझ ही सकते हो कि 25% की हानि प्रश्न में दी हुई है। अगर हम यहाँ पर क्रय मूल्य 100 मानते हैं तो विक्रय मूल्य 75 ही होगा। अब हम यहाँ पर अनुपात निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर काट सकते हैं 25 के पहाड़े से इन दोनों संख्याओं को और यहाँ पर ये अनुपात कितना आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अनुपात है वो कितना आया है, 4:3 आया है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितने का है। यहाँ पर अगर आप अनुपात से देखोगे ना तो यहाँ पर 1 यूनिट का अंतर है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्रय मूल्य तो 4 यूनिट है और विक्रय मूल्य 3 यूनिट है। तो यहाँ पर जो अंतर है ना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, वो 1 यूनिट है। लेकिन प्रश्न के अनुसार ये अंतर कितने का है, 50 रुपये का है। प्रश्न में दिया हुआ है कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर कितना है, 50 रुपये का है। तो यहाँ पर जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, 50 रुपये के बराबर होगी। और यहाँ पर प्रश्न में हमें ज्ञात करना है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अब आपको पता है कि जब हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता है कि 1 यूनिट बराबर 50 रुपये है और विक्रय मूल्य हमें पता है कि 3 यूनिट है और क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है, 4 यूनिट है। हमें तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जब 1 यूनिट बराबर 50 रुपये है तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 3 × 50 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 150 रुपये। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा।